गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा और मैंने आपसे न्यूमेरिकल शेयर किए थे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के आगे वाली डेरिवेशन p इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। और उससे पहले हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन कर लेते हैं। और इसके अलावा आज मैं आपको काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की डेरिवेशन सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ क्या होता है, आप लोग इस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन ये है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब, अभी सीखते हैं हम इसे। फॉर अ गिवन मास of gas volume is inversely proportional to the pressure constant temperature। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी। तो इसकी अब हम मैथमेटिकल फॉर्म अगर निकालें तो वो लिख लेगी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये 1/p आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट आने के लिए क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन p। अब ये p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन थी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज के जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आप करोगे कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन p। मीन्स यहाँ पे जब डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और फिर आपने लिख दिया pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ सिर्फ बहुत सिंपल है, इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है इसका। और ये हाइपरबोलिक जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम और प्रेशर के, वो ग्राफ होगा हाइपरबोलिक कर्व। ये दिस इज एन हाइपरबोलिक कर्व ग्राफ एंड ये रिप्रेजेंट करता है हमें बॉयल्स लॉ। और इसमें एक और चीज जो हम देखते हैं, ये v है और इससे नीचे p है। इट इज एन हाइपरबोलिक कर्व। ये ग्राफ जो है वो एक हाइपरबोलिक कर्व है। तो बॉयल्स लॉ में आपके पास इतनी सी बातें हैं। और अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। भाई इसमें एक मास वाला आपको बता दूं, मास बाद बच्चे फिर वो पूछेंगे बाद में कि मास वाला रिलेशन क्या था, तो वो मास वाला रिलेशन भी बता देता हूँ।
जब आपने पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया था, तो अब ये फॉर अ गिवन मास हमने लिखा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं पीवी अपॉन एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम इसके इनिशियल और फाइनल फॉर्म लिखना चाहें तो P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास। ये इसकी इनिशियल स्टेट आ गई, इनिशियल आ गई है। अब इसकी फाइनल बनाते हैं। P2V2 अपॉन M2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमने फाइनल और इनिशियल को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया, मतलब मीन्स मल्टीप्लाई नहीं, हमने दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर कंपेयर करने के ऊपर हमारे पास आंसर आया P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2। तो ये फॉर्मूला आपका एक फॉर्मूला था P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला था P2V2 अपॉन M2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आपका ये आ गया P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2। तो दिस इज अ फाइनल फार्मूला, और ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में भी, एक दो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा आपके पास, और ये भी आपके पास यूज होता है न्यूमेरिकल में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है बॉयज लॉ आपको समझ आ गया होगा। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हालांकि पेपर में इतना आता नहीं है, लेकिन चले फिर भी करवा दिया मैंने। अब इसके आगे चार्ल्स लॉ पे चलते हैं। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या है? चार्ल्स लॉ कहता है हमें कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ गैस की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी जस्ट सिंपल सी वो डेफिनेशन हो गई। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, जो हमारे पास बनेगी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, टी कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कांस्टेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे टी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहां जाके डिवाइड करा देते हैं। v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये p अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आप क्या करें कि अब हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। ये इसकी सिंपल से जस्ट वो था एक डेफिनेशन, और इसकी जस्ट सिंपल सी मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है।
दिस इज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये नीचे थोड़ा ब्लर हुआ है, वो लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हुई हुई है। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका। और तो ये हमारा यहाँ पे, ये हमारे पास v है और नीचे हमारे पास t है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर सेंटीग्रेड मतलब मीन्स के सेंटीग्रेड वगैरह में लिखते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि बीच में हमारे पास यहाँ पे 0 आता है, फिर हमारे पास आएगा 100, फिर हमारे पास आएगा 200, फिर हमारे पास आएगा 300। और यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -100, -200, -300। ये हमने जस्ट उस पर लिखा है, क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड में लिखा है। अगर हम इसको केल्विन में तब्दील करना चाहें, ये सेंटीग्रेड ऊपर वाला सेंटीग्रेड के लिए, नीचे वाला अगर हम केल्विन में तब्दील करना चाहें तो केल्विन में तब्दील करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सेंटीग्रेड प्लस 273, तो -300 प्लस 273 होता है -27। ये हो जाएगा 73 केल्विन। ये हो जाएगा 181 सॉरी 173 केल्विन। 0 पे आपका हो जाएगा 273 केल्विन। 100 पे आपका हो जाएगा 373, ये 473, ये 573 केल्विन। नीचे वाला केल्विन स्केल, ऊपर वाला जो है वो सेंटीग्रेड की वैल्यू है। तो ये था ग्राफ इसका चार्ल्स लॉ का। इट इज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपको क्या लिखना है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। नीचे आपने लिखना है द ग्राफ बिटवीन v एंड t मींस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज स्ट्रेट लाइन। तो ये सिंपल सा आपका ग्राफ था।